हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कासिम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंट एकेडमी 0007। तो आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त संपूर्ण आर्थिक आयु या उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंदर समस्त संपूर्ण आर्थिक आयु या उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सिंपल, अगर सभी को कोई दिक्कत आती है या बड़े लेवल में जो स्टडी की जाती है वो करी जाती है किसके बारे में, समष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे मैंने बात करी इसमें समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय आदि। अगर सभी को कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र होती है यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंदर समस्त संपूर्ण आर्थिक आयु या उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर सभी को कोई दिक्कत आती है या हाई लेवल पे जो स्टडी की जाती है वो किसमें करी जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है। तो इसके बाद हमारा पहला टॉपिक है इसमें अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। पहले समझो अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। या सिंपल, जो चीजें बनके तैयार हो जाती हैं उन चीजों का अगर हम यूज कर रहे हैं तो वस्तु कौन सी कहलाती है आपके लिए, अंतिम वस्तु कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए यूज की जाती है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि कोई फर्नीचर बनाया मैंने और कोई फर्नीचर बनाना, तो फर्नीचर बनाने के लिए मैंने यूज करा किसका, लकड़ी का। फर्नीचर बनाने के लिए किसका यूज कर रहा हूं मैं, लकड़ी का। तो लकड़ी का जो मैं यूज कर रहा हूं वो क्या है मेरे लिए, मध्यवर्ती वस्तु। कौन सी वस्तु कहलाएगी, मध्यवर्ती। और जब फर्नीचर बन के तैयार हो गया वो मेरे लिए कौन सी वस्तु कहलाएगी, अंतिम वस्तु। वो आपके लिए कौन सी वस्तु कहलाएगी, अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या जिन वस्तुओं का डायरेक्ट यूज किया जाता है उन वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। और मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। और जिस वस्तु का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या जिस चीज का उपभोक्ता डायरेक्ट यूज करता है वो वस्तु कहलाती है आपकी कौन सी वस्तु, अंतिम वस्तु कहलाती है। एग्जांपल की अगर बात हो, जैसे मान लो मैंने एक डेस्क बनवाई है, कोई फर्नीचर बनवा रहा हूं, तो फर्नीचर बनवाने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, लकड़ी का। अब लकड़ी का मैं यूज कर रहा हूं किसको बनाने के लिए, फर्नीचर को। तो लकड़ी जो है मेरे लिए कौन सी वस्तु कहलाएगी, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। और लकड़ी से बनके क्या तैयार हुआ, फर्नीचर। और फर्नीचर क्या कहलाएगा मेरे लिए, अंतिम वस्तु कहलाएगा। तो मध्यवर्ती वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए यूज की जाती है उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। और अंतिम वस्तु जिस वस्तु को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं, हम मतलब उपभोक्ता जिन वस्तु को डायरेक्ट यूज करता है, उपभोग करता है, वो कौन सी वस्तु कहलाती है, अंतिम वस्तु कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका, ये उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी होती है और ये उत्पादन की सीमा में रहती है। देखो, जो अंतिम वस्तु है वो उत्पादन की सीमा में पार कर चुकी होती है और जो मध्यवर्ती वस्तु है वो उत्पादन की सीमा में रहती है। जैसे मान लो ये मध्यवर्ती वस्तु है यहां पर कोई, और ये कौन सी आपकी अंतिम वस्तु है। अब मैं कह रहा हूं कि बीच में मध्यवर्ती वस्तु मान लो लकड़ी मान लेते हैं, तो लकड़ी की कटिंग हो रही है, लकड़ी काटी जा रही है, मापा जा रहा है, तो बीच में ये जो काम चल रहा है इसको बोलते हैं हम उत्पादन की सीमा। इसे बोलते हैं क्या, उत्पादन की सीमा। तो मध्यवर्ती वस्तु ये उत्पादन की सीमा में रहती है और अंतिम वस्तु ये उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी होती है। सिंपल, मध्यवर्ती वस्तुओं में चेंज करना बाकी होता है और अंतिम वस्तु में कोई चेंज करना बाकी नहीं होता है। इसलिए जो अंतिम वस्तु है वो उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी होती है और जो मध्यवर्ती वस्तु है वो उत्पादन की सीमा में रहती है। थर्ड पॉइंट है आपका, इनकी पुनः बिक्री नहीं की जाती। जो अंतिम वस्तु है उनकी आप पुनः दोबारा बिक्री नहीं कर सकते और जो मध्यवर्ती वस्तु है उनकी पुनः बिक्री कर सकते हैं, मतलब दोबारा बिक्री कर सकते हो आप उनकी। सेकंड पॉइंट है, इनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय आय गणना की जाती है तो हमेशा ध्यान रखना सिर्फ अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि दोहरी गणना से बचने के लिए। मध्यवर्ती वस्तु की बिक्री बार-बार होती है इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता और अंतिम वस्तु की बिक्री एक बार होती है इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय आय गणना की जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तु मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। अंतिम वस्तु इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि इनकी एक बार बिक्री होती है और मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनकी बार-बार बिक्री होती है। अगला पॉइंट आता है, इनमें और अधिक मूल्य वृद्धि नहीं की जाती।
जो अंतिम वस्तु बन के तैयार होती है उनके मूल्य में और अधिक मूल्य वृद्धि आप नहीं कर सकते, लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तु हैं उनके मूल्य में और अधिक मूल्य वृद्धि की जा सकती है। तो ये बात जरा मैं फिर से रिपीट कर दूं, तो पहले बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त संपूर्ण आर्थिक इकाइयों या उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सिंपल, अगर सभी को दिक्कत होती है या बड़े लेवल पे जो स्टडी की जाती है वो की जाती है किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अगर सबको दिक्कत हो रही है तो उसके बारे में जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे समग्र मांग होती क्या है, एक लेखा वर्ष में सभी अंतिम वस्तु सेवाओं पे किया गया कुल व्यय समग्र मांग कहलाती है। समग्र पूर्ति, एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तु सेवाओं किया गया कुल उत्पादन समग्र पूर्ति कहलाता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय आय, जिसे मैं अभी आगे जाके बताऊंगा पूर्ति क्या है। फिलहाल अगर सभी को दिक्कत हो रही है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें पहला टॉपिक था हमारा अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। तो अंतिम वस्तु जो बनके तैयार होती है, मध्यवर्ती वस्तु होता है कच्चा माल, मध्यवर्ती वाला होता है कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं क्या, रॉ मटेरियल। तो अंतिम वस्तुएं जो बनके तैयार होती हैं जिनका उपभोक्ता डायरेक्ट प्रयोग करता है वो अंतिम वस्तुएं आती है। मध्यवर्ती वस्तुएं जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग में की जाती है। जिसे पहला पॉइंट लिखा है, ये वस्तु है जो अंतिम उपयोग के लिए तैयार रहती है और ये वस्तु है जो अन्य किसी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग में की जाती है। जिन वस्तुओं का हम डायरेक्ट उपभोग करते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वो अंतिम वस्तु कहलाती है। या जिन वस्तुओं का प्रयोग किसी दूसरी वस्तु बनाने के लिए, जिन वस्तुओं का प्रयोग किसी दूसरी वस्तु बनाने के लिए किया जाता है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। ये उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी होती है क्योंकि इनमें कोई चेंज करना बाकी नहीं रहता है, और ये उत्पादन की सीमा में रहती है क्योंकि इनमें भी चेंज करना बाकी होता है। इनकी पुनः बिक्री नहीं की जाती। जो अंतिम वस्तु बनके तैयार है उनकी आप बार-बार बिक्री नहीं कर सकते, और मध्यवर्ती वस्तु की पुनः मतलब बार-बार बिक्री की जाती है और इनके मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय आय गणना की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तु मूल्य को शामिल किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तु मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? दोहरी गणना से बचने के। दोहरी गणना मतलब बार-बार जो बिक्री होती है अंतिम वस्तु मध्यवर्ती वस्तु की, उसे बोलते हैं हम दोहरी गणना। जब किसी वस्तु की बिक्री एक से अधिक बार कर ली जाती है तो उसे बोला जाता है दोहरी गणना। अब दोहरी गणना से बचने के लिए ही जो मध्यवर्ती वस्तु है उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट है, इनमें और अधिक मूल्य वृद्धि नहीं की जाती और इनमें अधिक मूल्य वृद्धि की जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपभोग वस्तु तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर। तो उपभोग वस्तु तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर। उपभोग वस्तु कौन सी होती हैं या इन्हें आप उपभोक्ता वस्तुएं बोल सकते हो। तो उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया जाता है। मतलब जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं या जिन वस्तुओं को हम डायरेक्ट के से यूज करते हैं वो कौन सी वस्तु होती है हमारे लिए? उपभोग वस्तुएं होती है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया जाता है। जिन वस्तुओं का हम डायरेक्ट उपभोग करते हैं वो कौन सी वस्तु कहलाती है हमारे लिए? अंतिम वस्तु कहलाती है, सॉरी उपभोग वस्तु कहलाती है। उपभोग वस्तु का वर्गीकरण इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु और सेवाएं। टिकाऊ वस्तु वे वस्तु हैं जिनका प्रयोग लंबे समय तक किया जाता है, जो कि उच्च कीमत की होती है। जैसे बात करें कार, फ्रिज, टीवी, एसी, ये सारी कौन सी वस्तु आपकी टिकाऊ वस्तु है। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तु हैं जिनका प्रयोग लंबे समय तक किया जाता है, वो कौन सी वस्तु कहलाती है आपके लिए? टिकाऊ वस्तु कहलाती है। जैसे मान लो बाइक खरीदी हमने, कोई कार खरीदी, कोई टीवी खरीदा, कोई फ्रिज खरीदा, कोई एसी खरीदी, तो जिनका प्रयोग कई वर्षों तक किया है या लंबे समय तक किया है वो कौन सी वस्तु कहलाती है हमारे लिए? टिकाऊ वस्तु कहलाती है। इसके अलावा गैर टिकाऊ वस्तु, तो गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तु हैं जिनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है, वो टिकाऊ वस्तु कहलाती है। जैसे सब्जी, दूध, फल आदि। और इसके अलावा अन्य टिकाऊ वस्तु, इनका प्रयोग एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए किया जाता है, जैसे जूते, कपड़े, फर्नीचर आदि। इसके अलावा सेवाएं भी क्या होती है? गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि क्या करती है? प्रदान करती हैं। जरा मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं? उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया जाता है, या जिन वस्तुओं का हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वो वस्तु कौन सी कहलाती है हमारे लिए? उपभोग वस्तु कहलाती है। जिन वस्तुओं का प्रयोग उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया जाता है, वो कौन सी वस्तु कहलाती है? उपभोग वस्तु कहलाती है। कौन सी वस्तु कहलाती है आपकी? उपभोग वस्तु कहलाती है। ठीक, इसके अलावा उपभोग वस्तु का वर्गीकरण इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला आपका टिकाऊ वस्तु है। टिकाऊ वस्तु वे वस्तु हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। जो किसमें चलती है? लंबे समय तक। जैसे कार, टीवी, फ्रिज,
जो आपने खरीदी और इनका यूज कई वर्षों तक आप करते जा रहे हो लगातार, तो जो वस्तु लंबे समय तक चलती है वो कौन सी वस्तु कहलाती है? आपके लिए टिकाऊ वस्तु कहलाती है। इसके बाद गैर टिकाऊ वस्तु जिनका प्रयोग केवल एक बार ही किया है, जिन वस्तुओं का प्रयोग आप सिर्फ एक बार कर सको वो कौन सी वस्तु कहलाएंगे? आपके लिए गैर टिकाऊ वस्तु कहलाएंगे। जिन वस्तुओं का प्रयोग लंबे समय तक किया जाता है वो कौन सी कहलाती है? आपकी टिकाऊ वस्तुएं। और जिन वस्तुओं का प्रयोग सिर्फ एक बार ही किया जाता है, जिन वस्तुओं का प्रयोग एक बार ही किया जाता है और एक बार करने के बाद उन वस्तुओं का दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे मान लो कोई सब्जी बना लिया आपने या आपने दूध पी लिया, तो दूध पीने के बाद आप उस दूध का दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो जिन वस्तु का आप एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते वो कौन सी वस्तु कहलाती है? आपके लिए गैर टिकाऊ वस्तु कहलाती है। और जिन वस्तु का प्रयोग लंबे समय तक किया जाता है वो कौन सी वस्तु कहलाती है? आपके लिए टिकाऊ वस्तु कहलाती है। इसके बाद है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तु हैं जिनका प्रयोग एक वर्ष या उससे कुछ ज्यादा समय या उससे कुछ समय के लिए भी हो, जैसे जूते हो गए, कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, जिनका प्रयोग सिर्फ कुछ समय तक लिया गया है, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, तो वो कौन सी वस्तु कहलाएगी? आपके लिए अर्ध टिकाऊ वस्तु है। जिनका प्रयोग लंबे समय तक किया है वो टिकाऊ वस्तु कहलाती है। जिनका प्रयोग एक बार ही किया है वो आपकी अर्ध टिकाऊ वस्तु कहलाती है। और जिनका प्रयोग एक बार ही किया है वो आपकी गैर टिकाऊ वस्तु कहलाती है। और जिनका प्रयोग ना ज्यादा लंबे समय तक और ना ज्यादा कम समय तक वो कौन सी कहलाती है? आपकी अर्ध टिकाऊ वस्तु कहलाती है। सेवाएं भी उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करती हैं। गैर भौतिक वस्तुएं जो वस्तु नहीं होती लेकिन जो मानवीय आवश्यकता को प्रत्येक संतुष्टि क्या करती है? प्रदान करती है, वो भी क्या कहलाती है? आपके लिए वो क्या होती है? आपके लिए सेवाएं होती है। जैसे डॉक्टर है, टीचर है, कोई वकील है, तो जिससे आप क्या कर रहे हो? उनका यूज कर रहे हो और यूज करने के बाद हमें उससे क्या मिल रही है? संतुष्टि मिल रही है। तो उपभोग वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु में अंतर पहले मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? उपभोग वस्तु के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूंजीगत वस्तु के बारे में।